इस वीडियो में हम लोग तहमीमा अनम का लिखा हुआ द गुड मुस्लिम नॉवल के बारे में जानेंगे। इसका बैकग्राउंड जानेंगे, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जानेंगे, इसका कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और इसका डिटेल समरी जानते हुए चलेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए कि लेखिका जो है किस उद्देश्य से इसको लिखी थी और इसका थ्रू वो क्या मैसेज देना चाहती है। ठीक है, तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो नॉवल है गुड मुस्लिम, ये एक्चुअली एक ट्रिलॉजी का पार्ट है। ट्रिलॉजी क्या होता है कि जब तीन किताबों का सीक्वेंस आता है ना, उसको कहते हैं ट्रिलॉजी। देखिए कभी कभी फिल्म में भी ट्रिलॉजी आता है, तीन फिल्म का सीक्वेंस, एक का दूसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा, उस किस्म का किताबों में भी होता है। तो ये जो गुड मुस्लिम है ये दूसरा किताब है। इससे पहले एक किताब आया था तहमीमा अनम का, दैट इज कॉल्ड अ गोल्डन एज, 2007 में। फिर ये दूसरा किताब द गुड मुस्लिम ये आया 2011 में, और तीसरा किताब दैट इज द बोन्स ऑफ ग्रेस ये आया 2016 में। ये तीनों किताब को एकत्रित तौर से बंगाल ट्रिलॉजी या कोई कोई क्रिटिक्स इसको बांग्लादेश ट्रिलॉजी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों किताबों में ही अलग अलग तरीकों से, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से वुमेन का जो कंडीशन है, खास करके बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर के बाद में वुमेन का जो हालात है, जो उनका क्राइसिस है, जो उनका आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स है, इसको लेकर के दर्शाया गया है। ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि तहमीमा अनम का जो पहला किताब था अ गोल्डन एज, वो कॉमनवेल्थ राइटर्स फर्स्ट बुक प्राइज जीता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शी इज़ क्वाइट अ प्रॉमिसिंग राइटर, क्वाइट एमिनेंट राइटर। ठीक है, अब ये जो टाइटल है ना द गुड मुस्लिम, ये अपने आप में थोड़ा सा प्रोवोकेटिव टाइटल है, थोड़ा सा इंट्रिगिंग टाइटल है। ऐसा टाइटल क्यों? अब एक अच्छा मुस्लिम, यहाँ अच्छा वर्ड को समझने का ज़रूरत है। ये एक ऐसा टाइम को केंद्रित करके लिखा गया है जहाँ पे बांग्लादेश अपने लिबरेशन वॉर के पश्चात, जहाँ पे वो वेस्ट पाकिस्तान का मतलब कब्जे से आज़ाद हुए थे। ठीक है, और किस बिना पे आज़ाद हुए थे कि बंगाली जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, इसका हिसाब से वो लोग जो वेस्ट पाकिस्तान था वो उर्दू इम्पोज करना चाह रहा था, बट जो बांग्लादेशी थे, जो बंगाली थे, वो अपने मातृभाषा को, मदर टंग बंगाली को बचाने के लिए उसका बिना पे अपना जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसका हिसाब से बांग्लादेश अलग राष्ट्र के लिए वो लोग उठाए थे आवाज़ और अलग हुए थे लिबरेशन वॉर के बाद। लेकिन उसका बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये जो इस्लामिक कल्चर है वो प्रिवेल करने लगा, और जो सेक्युलर आइडेंटिटी था बांग्लादेश का, वो हट करके धीरे धीरे बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री बनने का, एक इस्लामिक राष्ट्र बनने का तौर में मतलब आगे बढ़ रहा था। ये जो ट्रांजिशन है ना फ्रॉम अ सेक्युलर फेज टू अ रिलीजियस फेज, ये दिखाया गया है कि एक ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, एक प्रोग्रेशन वर्सेस रिग्रेशन, ये जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो चलते रहते हैं पूरे नेशन स्टेट में इन कुछ 10-12 साल के दरमियान, और नेशन स्टेट में भी और प्लस फैमिलियल लेवल में भी, इंडिविजुअल लेवल में भी, और एक वॉर का, एक ट्रांजिशन का कितना गहरा असर पड़ता है इंडिविजुअल व्यक्ति के मानसिकता में, जिंदगी में, उसका भी काफ़ी अच्छा उदाहरण मिलता है। तो इसी में जो मोरालिटी है उस पर क्वेश्चन उठ जाता है कि गुड, सच में गुड क्या है? क्या ट्रेडिशन के साथ रहना उसी को गुड माना जाएगा, या बढ़ते हुए मॉडर्निटी की तरफ आगे बढ़ना उसको गुड कहा जाएगा? क्या फंडामेंटल रिलीजियन के साथ ही रह जाना गुड कहलाएगा? ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जो मॉडर्निटी आ रहा है, जो एजुकेशन नया आ रहा है, उसको एम्ब्रेस करना गुड कहलाएगा? तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो टाइटल के थ्रू सवाल पूछा गया है। और पूरा नेशन स्टेट बांग्लादेश का में ये जो दो बंटवारा हो गया था, दो जो क्या मैं कहूँ, दोनों अलग ट्रुप हो गए थे, दोनों पार्टी अलग हो गए थे। एक तरफ था ट्रेडिशन सपोर्ट करने वाला पार्टी या प्रो इस्लामिक पार्टी, दूसरा तरफ था मॉडर्निटी को सपोर्ट करने वाला या सेक्युलर, प्रो सेक्युलरिज्म पार्टी। तो ये दोनों हिस्सा में बंटवारा हो गया था, ये दोनों मानसिकता में पूरा देश बढ़ गया था। तो उसका सबसे बड़ा दो इम्पर्सनेशन है इस नॉवल के दो मेन कैरेक्टर, दैट इज माया एंड सोहेल। ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन माया जो है वो थोड़ा सा सेक्युलरिज्म या मॉडर्निटी को मतलब प्रमोट करती है, उसका वो विश्वास रखती है। और सोहेल जो है वो ट्रेडिशन पे विश्वास रखता है, कल्चर पे विश्वास रखता है, रिलीजियन पे विश्वास रखता है, फेथ पे विश्वास रखता है। तो इन दोनों के बीच का जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, वो पूरा देश में जो दो अलग अलग हिस्सा बंटवारा है उसका को दर्शाता है। ठीक है, आ गया बैकग्राउंड समझ में? अब चलिए कैरेक्टर्स और स्टोरी को समझ लेते हैं। मेन कैरेक्टर्स कौन है? सबसे मेन दोनों कैरेक्टर तो मैंने पहले ही बताया कि माया और सोहेल, ये दोनों हक परिवार के हिस्सा है। ठीक है, माया हक और सोहेल हक। तो माया क्या करती है,
वो जब ये लिबरेशन वॉर चलता है बांग्लादेश का 1971 का, उसका उसी समय से वो बाहर चल गई रहती है। ढाका में ये लोग का घर है, लेकिन ढाका से बाहर वो चल गई होती है और एक ऑब्स्टिट्रिशियन का काम करती है, ठीक है, रिमोट एरिया में, विलेज एरिया में। और काफ़ी दिन बाद फिर वो घर रिटर्न करती है। सोहेल हक उसका भाई, ठीक है। इसको इसका ज़िंदगी में ये जो वॉर है ना, इसका जो ट्रॉमा है, ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाता है। वॉर से पहले या वॉर का दौरान ये एक मुक्ति योद्धा के तौर में काम करता है। मुक्ति योद्धा इन द सेंस अ फाइटर इन द लिबरेशन, अ फाइटर फॉर द कॉज ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन यही जब वॉर खत्म हुआ है, उस वॉर का ट्रॉमा, उस वॉर का कुछ कुछ एक्सपीरियंस था जो अंदर से सोहेल को झंझोर के रख दिया था, उसको अंदर ही अंदर डेड बना दिया था। तो इससे उसका अंदर का ये जो होपलेसनेस है, डेस्परेशन है, इससे बचने के लिए वो रिलीजियन का तौर रुक करता है और एकदम कंप्लीटली रिलीजियस मैन और बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस रेडिकल इस्लाम मैन बन जाता है। फिर आता है सिल्वी। सिल्वी है सोहेल का बीवी, ओके। ये पहले तो मतलब सोहेल का साथ ही रहती है, ठीक है। लेकिन माया जब तक रिटर्न करती है तब तक सिल्वी का मौत हो चुका होता है। और माया सिल्वी को कुछ खास पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सिल्वी पहले से ही बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस फॉलोअर था, जबकि सोहेल पहले से नहीं था। तो उसको लगता है कि उसका बीवी का वजह से ही सोहेल जो है इतना ज़्यादा रिलीजियन में घुल मिल गया है कि वो अभी अपना बहन को, अपने माँ को, अपने परिवार को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है जितना वो अपने रिलीजियस आइडियल्स को दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट आता है जैद। जैद शायद इस पूरा नॉवेल का सबसे ज़्यादा ट्रैजिक और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जैद इज़ द सन ऑफ सोहेल एंड सिल्वी, ठीक है। लेकिन ये है तो बहुत अच्छा बच्चा, लेकिन होता क्या है कि ना इसको अपना माँ बाप का सही से केयर मिलता है, ना तो सही से प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके माता और पिता दोनों ही रिलीजियन में इतने ज़्यादा घुल मिल गए होते हैं, इनको सब चीज़ करने का समय है, इनको रिलीजियस जो डिफरेंट रिचुअल्स है वो करने का समय है, इनको तबलीगी जमात करने का समय है, लेकिन इनको अपने बच्चे का प्रति ख्याल करने का समय या इंटेंशन कुछ भी उतना खास नहीं है। इसीलिए जैद क्या हुआ है कि उसका परवरिश सही से हो नहीं पाया है और उसको लेकर के टसल चलते रहता है माया और सोहेल का बीच में, ठीक है। माया उसको बार बार प्रोग्रेसिव कराना चाहती है, सोहेल उसको पीछे ढकेलना चाहता है, तो ये लेके यही चक्कर में आगे बेचारे का मौत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेहाना। ये थोड़ा सा अब जो कैरेक्टर आएगा वो माइनर कैरेक्टर होगा। रेहाना है आपका मेन हक परिवार की जो हेड है, हेड यानी आप माता, ठीक है। इनका पिताजी का डेथ हो चुका होता है, तो अब हेड उनकी माता जी ही रहती है, रेहाना। तो रेहाना का एक छोटा सा रोल होता है कि जब सोहेल अंदर से पूरा होपलेस हो गया था, तो वो उनको जो होली बुक है कुरान पाक वो देती हैं और बोलती है कि तुम इसको पढ़ो, रिलीजन में अपना मन बिठाओ, इसी में तुमको थोड़ा सा शांति मिलेगा। बाद में फिर रेहाना सोचती है कि मेरा इस जो डिसीजन था यही वजह से आज वो रिलीजन में इतना ज़्यादा घुल गया है कि अपना फैमिली अपने माँ से ही दूर चल गया है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है पिया। ये एक लेडी है जिसको, ये एक यंग वुमन है जिसको सोहेल ने रेस्क्यू किया था जब वॉर ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद सोहेल ने एक सेना छावनी, जिसको आप मिलिट्री बैरक कह सकते हैं, उसमें से रेहाना बोल रहे, सॉरी, पिया को उसने बचाया। पिया का बहुत बुरा हालत था, उसके साथ गैंग रेप हुआ था, पाकिस्तानी सोल्जर्स उसको गैंग रेप करके प्रेग्नेंट करके छोड़ दिए थे। उस हालत में पिया बहुत डरी हुई थी, ट्रॉमेटाइज थी, ठीक है, सहमी हुई थी। तो उस हालत में उसको उद्धार करके ये लोग अपना परिवार में लेकर के आए, ठीक है। साइमा। साइमा है दोस्त, माया की एक दोस्त। तो पहले पहले तो साइमा के साथ माया का काफ़ी दोस्ती रहता है, लेकिन बाद में जब माया लौटती है, वो 7-8 साल बाद अपना घर सब चीज़ चेंज हुई दिखती है, तब साइमा भी उसको थोड़ा बदली हुई सी लगती है। पहले माया और साइमा दोनों मिल करके थोड़ा सा कैजुअली बोलते थे कि अरे क्या बात है यार, हर चीज़ में रिलीजन, हर चीज़ में रिलीजन, एक दो सेंटेंस आदमी ना बोले, हर चीज़ में गॉड का जिक्र करना इतना भी क्या दरकार है। लेकिन अब वहीं साइमा हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह बोलती है। तो ये थोड़ा सा माया को अटपटा सा लगता है कि इतना भी क्या चेंज हो गया। फिर आ जाता है डिक्टेटर। ये एक पॉलिटिकल इमेज है, आप कह सकते हैं कि जो देश का यानी बांग्लादेश का जो उस टाइम में जो डिक्टेटर था, और जो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया ना, तो 1982 में जब जनरल इरशाद का डिक्टेटोरियल रिजीम आया था, उसी का बात यहाँ पे किया जा रहा है और उन्हीं को यहाँ पे डिक्टेटर बताया जा रहा है। मतलब वो रियल लाइफ जो पॉलिटिकल सिचुएशन था उसी का बैकड्रॉप में, उसी को सेटिंग में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी कहानी को फ्रेम किया है तहमीमा अनम ने, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब डिक्टेटर के बारे में डिस्कस कर ही रहा हूँ। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था और
फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको कहा जाता है द फादर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब वो जब बने थे तो उनका टाइम में क्या आइडियल था, सेक्युलर आइडेंटिटी होगा नेशन का, ठीक है, तब इस्लाम बेस्ड आइडेंटिटी का कोई बात नहीं था, सेक्युलरिज्म था। लेकिन 1975 में उनका असैसिनेशन हो गया, और एक फन फैक्ट बता दूं, 1975 में ही तहमीमा अनम का जन्म भी हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि असैसिनेशन का बाद जियाउर रहमान का सरकार आया, उसका कुछ दिन बाद जनरल इरशाद का सरकार आया। अब ये दो रेजिमेंट क्या किया, लगातार 10-12 सालों से सेक्युलरिज्म का आइडियल से ये लोग हटते गए और रिलीजियस आइडेंटिटी की तरफ ये लोग झुकते गए। क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छे से पता था कि रिलीजियस लीडर्स जो है वो इस्लामिक मॉब में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। जो मौलाना, मौलवी या इस तबके के रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं ना, इस्लामिक प्रीचर्स, इनका कहना, इनका जो समाज के ऊपर जो पकड़ रहता है, वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी वो रहना मुश्किल है। तो इसीलिए वो अपना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए इन रिलीजियस लीडर्स को इनडायरेक्टली खुश करने का, इनको सपोर्ट करने का, इनका प्रोपेगेंडा मतलब इनका हिसाब का फेवरेबल सब चीज़ करने का ये लोग कोशिश करते थे। यही चक्कर में इस सेक्युलरिज्म को, जो आइडियल था बांग्लादेश का लिबरेशन के टाइम में, वो उड़ा करके धीरे 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 प्रो इस्लामिक इंटेंशन ये लोग लेके चल आए। तो ये है सारा माइनर और मेजर कैरेक्टर। अब हम लोग स्टोरी को ध्यान से देखेंगे, बहुत डीप में नहीं घुसेंगे, मेन जो समरी है, जो मेन कहानी है, उसको समझते हुए चलेंगे। अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि 1971 और 1984 ये दोनों टाइमलाइन ही ये इस पूरा स्टोरी में चलता है। इसमें शिफ्ट होते रहता है। कभी जो अनम है वो 1971 का टाइम का कुछ दृश्य घटना डिस्क्रिप्शन देती है, फिर अचानक से वो शिफ्ट करके चल जाती है 1984 में, या मतलब जब डिक्टेटोरियल रेजिम चल रहा है उस वक्त, फिर कुछ देर बाद वो फिर से 1971 में शिफ्ट कर लेती है। ऐसा वो क्यों करती है? वो इसलिए करती है ताकि रीडर को समझ में आए कि सेम व्यक्ति, सेम जगह, सेम देश, सेम जाति, लेकिन एक वॉर का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है कि 1971 में वही सब आदमी, वही सब देश का जो चरित्र था, जो मानसिकता था, जो उनका रुझान था, वो 1984 में कैसे एकदम शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और खास करके सोहेल का चेंज को दिखाने के लिए भी ये बार बार शिफ्ट बैक होते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी में क्या दिखाता है कि माया लगभग 7 साल बाद लौटती है ढाका में, अपना घर में, और लौटते लौटते वो फ्लैशबैक में सारा चीज़ सोचती है कि मेरा जब छोड़ के गया था, मैं अभी इतना दिन ऑब्स्टेट्रिशियन का काम किया हूँ, ठीक है, रिमोटली विलेज में, ठीक है, अब मैं आखिरकार लौट रहा हूँ। इतना दिन से मेरे नहीं लौटने का भी वॉर तो एक वजह था ही, अशांत परिवेश वो तो एक वजह था ही, लेकिन सिल्वी, ये जो सोहेल का बीवी है सिल्वी, मुझे ठीक रास नहीं आती, मुझे पसंद नहीं आती। मुझे तो लगता है इसी की वजह से जो सोहेल है ज़्यादा मतलब घुल मिलना नहीं चाहता है, या इसको वो ठीक मतलब अपना बर्बाद कर देगी, सोहेल अपना हंसी खुशी नहीं रह देगी। यही सब सोचते सोचते वो घर आती है। फिर अम्मी का बारे में सोचती है कि मेरा बेचारा माँ इतना दिन मुझे नहीं देख के कैसे रही, तो चलो आकर के सबसे मिलेंगे, बढ़िया हंसी खुशी रहेंगे, अच्छा लगेगा। यही सब सोचते सोचते वो आती है। लेकिन उस तरफ क्या हो चुका होता है, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ये मतलब वॉर की वजह से सोहेल का ऊपर बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा रहता है, और उस ट्रॉमा में वो पिया को रेस्क्यू करती है। तो एक तो वॉर का ट्रॉमा, ठीक है, ऊपर से ये पिया का इंसिडेंट देख करके ये भी उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर करता है कि किस लिहाज से वायलेंस हुआ है, ठीक है। और उस वक्त पाकिस्तानी सोल्जर्स द्वारा बांग्लादेशी औरत का रेप करना कोई मामूली, मतलब कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, यह आम बात था, एकदम मैस रेप हुआ, मतलब उस टाइम में हुआ था। एक्चुअली वुमेन को वो लोग एक तरीके से साइट ऑफ वॉर की तरह यूज़ करते थे। वुमेन बॉडी को, फीमेल बॉडी को वो लोग एक युद्ध क्षेत्र की तरह यूज़ करते थे, उसमें अपना वीरत्व जाहिर करते थे। इसका एक और वो लोग का मकसद, मोटिव था एथनिक क्लिनजिंग। वो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान, ये उन लोग को ऑर्डर भी दिया गया था बहरहाल कि जब तुम लोग मतलब उसको औरत लोग के ऊपर अत्याचार चलाओ तो इस लिहाज से चलाओ ताकि अगला कुछ जनरेशन्स तक उनमें पाकिस्तानी खून दौड़े। तो ये एथनिक क्लिंजिंग का मोटिव से किया गया था, ताकि ये जो बंगाली आइडेंटिटी है ये अपना कभी सर उठा के नहीं कर सके, उसमें जो पाकिस्तानी जो रूट्स है वो ही डला रहे, ठीक है। तो ये बर्बरता जो हुआ था पिया के साथ, फिर उसको मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी बेचारी, इस वजह से काफ़ी ट्रॉमेटाइज थी, डरी हुई थी। तो ये सब चीज़ है ना, सोहेल का मन में बहुत ज़्यादा असर करता है, ठीक है।
और फिर एक चीज़ और वो करता है, ये तो पहले पहले वो किसी को बोलता नहीं ये घटना के बारे, स्टोरी का एंड में वो माया को ये खुल के बताता है। लेकिन वो घटना क्या है कि जब वो वॉर से लौट रहा था तब उसको एक आदमी दिखता है, वो सोचता है कि वो पाकिस्तानी सोल्जर है, ठीक है, उसको पता नहीं रहता लेकिन वो सोचता है, और इतना उसको गुस्सा आता है। एक तो वैसे ही उसको गुस्सा भरा हुआ था पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर के जो बर्बरता वो लोग ने फैलाया था, तो वो उसको मार डालता है। लेकिन मारने के बाद उसको रियलाइजेशन होता है कि ये कोई पाकिस्तानी सोल्जर नहीं है, ये तो एकदम एक साधारण आदमी है मेरा जैसा, प्लस जो कि मेरे पिता को उम्र का है, देखने में मेरे पिता जैसा लग रहा है, मेरे पिता के जैसा एक वृद्ध नॉर्मल इंसान, उसका मैंने हत्या कर दिया। तो इस चीज़ को लेके उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, इतना ज़्यादा गिल्ट होता है कि वो अपना आपा खो देता है और आपकी एक मतलब परेशान हो जाता है। और इस हालत में जो रेहाना है यानी उसके माता जी, वो उनको होली बुक देती है, बोलती है ठीक है, तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम होली बुक पढ़ो, इसमें तुमको सुलेस मिलेगा, मन का शांति मिलेगा, दिल को सुकून मिलेगा, ठीक है। तो इसका बाद वो क्या करता है, वो रिलीजियन पे ही अपना फोकस ले लेता है, रिलीजियन पे अपना सुकून ढूंढ लेता है और इसी को अपना एकमात्र जिंदगी का सहारा बना लेता है, और इतना स्ट्रिक्टली वो अचानक से जीना शुरू कर देता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अपना मुक्ति योद्धा वाला जो आइडेंटिटी था वो हटा देता है और अब वो रिलीजियस प्रीचर यानी मौलाना बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जैद, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अपने माँ बाप दोनों के, क्योंकि सिल्वी तो पहले से ही स्ट्रिक्ट इस्लामिक कानून के हिसाब से चलती थी, अब सोहेल भी हो गया, तो सोहेल और सिल्वी दोनों मिल करके, जैसे मैंने आपको बताया कि तकबलीगी की जमात में वो लोग हिस्सा लेते थे और भी जो इस्लामिक कानून रिचुअल्स था वो करते थे, हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप वो ये भूल जाते थे कि वो एक अच्छा मुसलमान होने का साथ साथ एक पिता माता भी है। तो एक पिता माता के हिसाब से उनका अपना संतान का प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए, संतान को समय देना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसको केयर करना चाहिए, उसको पालन परवरिश बढ़िया पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए, इसमें वो लोग चूक गए। खास करके सोहेल जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और वो कोई भी मॉडर्न चीज़ से अपना बेटा को दूर रहता था, क्योंकि उसके नज़र में जो मॉडर्न चीज़ है वो एंटी इस्लामिक था, और एंटी इस्लामिक यानी हराम, तो वो कोई भी हराम चीज़ को अपने बच्चों का आसपास इर्द गिर्द नहीं घिसने देता था। सारा मॉडर्न चीज़ों से एकदम उसने जैसे युद्ध घोषणा करके रखा था। अब जैद बच्चा है, स्वाभाविक सा बात है, उसको तो प्यार चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसको अटेंशन चाहिए, उसको थोड़ा सा पैम्पर भी होना, मतलब ये सब पसंद होता है बच्चे लोग को, लेकिन वो उसको इतना ज़्यादा टाइटली रूल में कस के रखा था कि जैद का परवरिश सही से हो नहीं पाया, ठीक है। फिर माया जो है लौट करके ये सब देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाती कि सोहेल तो पहले तो ऐसा था नहीं, और वो माया आकर के ये भी उसको पता चलता कि चलो सिल्वी का मौत हो गया, तो वो तो सोचा था कि चलो सिल्वी का मौत हो गया तो अब कम से कम सिल्वी जो उसको इन्फ्लुएंस करती थी मेरा और उसका बीच में एक भाई बहन के बीच में मतलब एक डिस्टेंस पैदा करने के लिए, अब वो नहीं रहेगा, अब मैं अपना भाई से बढ़िया खुल के मिल सकूंगी। लेकिन वो काफ़ी हद तक शौक हो जाता है कि सिल्वी का एब्सेंस का बावजूद उसका भाई जो है पहले से एकदम चेंज हो गया है, ना उसका सिस्टर का कदर कर रहा, ना अपना बच्चा का कदर कर रहा, ना अपना माँ का साथ उतना घुलना मिल रहा है, एकदम कंप्लीटली लाइफ से सेपरेट हो गया है, ये वो मान नहीं पा रही, ठीक है। ठीक वैसे ही वो बाहर का सिचुएशन को भी नहीं मान पा रही है। जैसे एक इंसिडेंट का बात यहाँ पे किया जाता है कि इंडिपेंडेंस डे जब सेलिब्रेट होता है, ठीक है, बांग्लादेश में, तब ये जो डिक्टेटर यानी जनरल इरशाद का बात किया जा रहा है, तो वो उस दिन एक जो स्पीच देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि अब हम लोग को क्या चाहिए कि पुराना जो भी कुछ एनमिटी रह गया है, शत्रुता रह गया, उसको बुला करके पाकिस्तान की तरफ मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा देने। लेकिन एक भी बार के लिए वो उस बर्बरता का बात नहीं करते, उस वायलेंस का बात नहीं करते जो पाकिस्तानी सोल्जर ने बांग्लादेशी मर्द पे तो ढाया ही था, औरत पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, ठीक है, एक वर्ड उसको लेके नहीं बोलते। तो इसको लेके माया बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा में आ जाती थी कि क्यों एक वर्ड क्यों नहीं बोला गया, ये जो पास्ट है इसको मिटाने का कोशिश क्यों किया जा रहा है कॉमन मेमोरी से, पब्लिक का मेमोरी से, इसका वो सख्त प्रतिवाद करती है। और वो अपना पर्सनल जितने भी एक्वेंटेंसेस है, जैसे मैंने साइमा का बात बोला, ठीक है, फिर एक वेजिटेबल वाला भी है, वो पहले मतलब खुदा हाफिज बोलता था, अभी वो खुदा हाफिज नहीं बोलता, अभी वो अल्लाह हाफिज बोलता है, ठीक है, हालांकि मतलब लगभग वो सेम ही है, लेकिन क्या कि ये जो धीरे धीरे ये जो लैंग्वेज ट्रांसफ़र हो रहा है ना, ये जो मतलब उर्दू की तरफ रुझान हो रहा है, ये जो प्रो इस्लामिक तरफ
एक्चुअल ये ज़्यादा रुझान हो रहा है, बंगाली आइडेंटिटी को छोड़ करके इस्लामिक आइडेंटिटी पे फोकस किया जा रहा है। ये जो शिफ्ट उसको देखने को मिला अपने चारों तरफ, सोशल रेम में, रिलीजियस रेम में, कल्चरल रेम में, पॉलिटिकल रेम में, ये उसको पसंद नहीं आ रहा और हर जगह वो प्रोटेस्ट कर रही है। सबसे ज़्यादा तो प्रोटेस्ट वो अपना घर में जैद को लेकर कर रही है। वो पूरा अपना कोशिश कर रही है सोहेल को समझाने बुझाने का कि जैद के साथ ऐसा मत करो, वो बच्चा है, उसको थोड़ा सा तो फ्रीडम दो, लेकिन सोहेल नहीं मानने वाला है। हम्म। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी वो डिक्टेटर घोषणा करता है कि बांग्लादेश का जो नाम है वो बदल करके क्या रख दिया जाएगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इसमें भी माया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन माया धीरे धीरे समझती है कि ये कलेक्टिव विश का ही एक तरीके से वो रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ अब अकेले डिक्टेटर का मर्जी नहीं रह गया, अब चारों तरफ का आदमी, सोसाइटी भी बदल गया, सोसाइटी भी अब वही चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि एक दिन एक ट्रेजेडी होता है। जैद को मदरसा एजुकेशन से बचाने के लिए, बचाने के लिए इन द सेंस मतलब माया चाहती है कि उसको प्रॉपर जो मॉडर्न स्कूल गोइंग एजुकेशन है, जो प्रॉपर साइंस मैथ्स बढ़िया जो सब जो भी मतलब इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन होता है वो उसको मिले, वो स्कूल जाए, वो हर विषय में पढ़ाई लिखाई करे, प्रोजेक्ट सब चीज़ करे। लेकिन सोहेल चाहता है कि नहीं, वो ये सब स्कूल फूल मत जाए, ये सब में वेस्टर्न एजुकेशन चलता है। ठीक है, इस पे उसको भरोसा नहीं है। वो चाहता है वो प्रॉपर दीनी तालीम दे और माद्रसा में जो भी कुछ पढ़ाया सिखाया जाता है उसी में वो पढ़े, मॉडर्न स्कूल में उसको नहीं भेजेंगे। ठीक है। अब इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है सोहेल के बीच में और माया के बीच में, और माया अब ठान लेती है कि जो हो जाए, अब मैं सोहेल को समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, वो तो समझने से रहा, मैं अब जैद को ही अपना हिसाब से इस माद्रसा से छुटकारा दिलाऊंगा और उसको मॉडर्न स्कूल में मैं एडमिशन कराऊंगा, उसका ज़िंदगी को मैं मेरे भाई का जैसा तबाह होने नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन इस चक्कर में क्या हो जाता है कि एक दिन जैद नदी में डूब जाता है। ठीक है। वो उसके साथ माया उसको लेकर के जाती है घूमने के लिए, लेकिन यहीं जद्दोजहद में वो बेचारा गिर करके उसका मौत हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है, ये एक तरीके से सोहेल का ज़िंदगी में थोड़ा सा एक चेंज लाता है। चेंज क्या लाता है कि उसको एकदम अंत मोमेंट में रियलाइज़ होता है कि सिर्फ रिलीजन करने का चक्कर में मेरा एज ए पिता मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने निगेट कर दिया है। शायद मैंने आपको संतान को और थोड़ा समय देना चाहिए था, लेकिन जब वो ये रियलाइज़ करता है तब उसके पास और करने के लिए कुछ होता नहीं है। ठीक है। अब जब नॉवेल का एंड का तरफ आता है तब थोड़ा सा जो होपफुल या ऑप्टिमिस्टिक एंड है वो दर्शाया जाता है। सबसे पहले तो दिखाया जाता है कि ये जो डिक्टेटर रेजिम है वो खत्म हो गया है। ठीक है। और जितने भी वीरांगना से, वीरांगना इन द सेंस वॉर हीरोइन किसको कहा जाता है, वही सब बांग्लादेशी औरत जिसका साथ फोर्सफुली रेप किया गया, जिसके साथ अत्याचार किया, मोलेस्टेशन किया गया, जिसको इम्प्रेग्नेट कर दिया पाकिस्तानी सोल्जर द्वारा, तो उनको जो नेशन है, बांग्लादेश नेशन है, वो रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेज करते हैं, उनको वीरांगना का नाम देते हैं ताकि मतलब वो लोग को कोई गंदे नज़र से ना देखे, एक रिस्पेक्टेबल नाम देके एक रिस्पेक्ट देने की कोशिश किया जाता है। और उनका जो चिल्ड्रन थे, इलिसिट चिल्ड्रन फादर्ड बाय पाकिस्तानी सोल्जर, उनको भी लीगल एक तरीके से एक्लेमेशन मिलता है, उनको भी परिचिति स्वीकृति मिलता है, उनको चिल्ड्रन ऑफ वॉर कहा जाता है। ठीक है। और पिया जो है वो क्या करती है, वो भी धीरे धीरे अपना पास्ट से लड़ते झगड़ते तंग आ जाती है। वो भी एक सिंगल मदर है बिकॉज शी वॉज ऑल्सो इम्प्रेग्नेटेड बाय दोस पाकिस्तानी सोल्जर्स, तो उसको भी अब एक्सेप्ट, उसका चिल्ड्रन को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो वो भी अब ये पास्ट के साथ लड़ना छोड़ देती है, जो कुछ हुआ है उसको एक्सेप्ट करके फॉरगेट कर देती है और मूव ऑन करती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक है। इससे पहले पिया क्या करती थी, बहुत डरी रहती थी, बहुत सहमी रहती थी, एकदम चुप रहती थी, साइलेंट रहती थी, और अब इस चीज़ को वो कंप्लीटली इग्नोर, भुला दे रहे। तो ये जो साइलेंस और इग्नोरेंस और भुला देना है ना, ये सिंबलाइज करता है कैसे पूरा देश एक तरीके से एक मेमोरी को, द मेमोरी ऑफ दिस एट्रोसिटी ऑन देयर वुमेन, इसको भुला दिया है, इसको इरेज कर दिया है इस पास्ट को, और ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा के साथ किया है। ठीक है। तो दैट इज हाउ द नॉवल कम्स टू एन एंड। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस नॉवल में जो भी कुछ थीम है, जो नॉवल का जो थीम है उसको मैं जल्दी से कुछ पॉइंट के जरिए आपको दिखा देता हूँ। जैसे रिलीजियन वर्सेस सेक्युलरिज्म, ये तो एक थीम है ही। प्रोग्रेसिव मॉडर्निटी वर्सेस रिग्रेसिव फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटलिज्म यानी मौलवाद,
वो जो एकदम मतलब स्ट्रिक्ट रिलीजियन, ठीक है, वो वर्सेस जो मॉडर्निटी है, वो इन दोनों में हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा माया और सोहेल का थ्रू ये कॉन्फ्लिक्ट हम लोग और ज़्यादा देखते हैं। इरेजर ऑफ पास्ट, ये तो थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि कैसे इंसान का मेमोरी से पास्ट का वायलेंस को जानबूझ के मिटा दिया जाता है ताकि उसको लेके कोई और सोचे नहीं। आफ्टर मैथ ऑफ वॉर, यानी युद्ध का जो परिणाम होता है सिर्फ आदमी का मरना या फाइनेंशियल लॉस होना नहीं, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। वो आदमी का ज़िंदगी को चेंज कर दे सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सोहेल खुद है, जो वो पहले कितना हंसी खुशी रहता था, अपना बहन के साथ अच्छा बर्ताव करता था, माँ के साथ अच्छा बर्ताव करता था, उसको किताब पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन बाद में वो कंप्लीटली ऐसा चेंज हुआ, आपको पता है, वो अपना सारा किताब जला दिया। अब सोचिए किस हद तक आदमी का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो ये होता है। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। फिर पॉलिटिकल मैन्यूवर्स, यानी पॉलिटिक्स खेल के कैसे एक पूरा जाति को, एक पूरा राष्ट्र को प्रोपेगेंडा के तहत आप मोड़ सकते हैं, उसका शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मेंटालिटी बदल सकता है। सेक्युलरिज्म से 10 साल बाद प्रो रिलीजियस कर सकते हैं। तो ये भी एक समझने का चीज़ है कि पॉलिटिकल खेल से कैसे हम लोग को बचना है। फिर आइडेंटिटी, मेमोरी, ट्रॉमा, ये सारा चीज़ का थीम भी यहाँ पे है। और आखिरी में यहाँ पे एक और थीम भी है कि फैमिली एज द माइक्रोक्रोज्म ऑफ नेशन स्टेट, यानी यहाँ पे फैमिली के थ्रू एक पूरा नेशन का हालात को दिखाया गया है। फैमिली में जो रिफ्ट आ जाता है, फैमिली में जो एक दूसरे से कनेक्शन छूट जाता है, ये दिखलाता है कैसे करके पूरा नेशन में भी एक दूसरे के आपसी जो बॉन्ड था वो टूट गया है, कैसे नेशन को भी गुमराह कर दिया गया है, कैसे नेशन का एक दूसरे सदस्य में अभी प्यार कम हो गया है और चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे सोहेल सेक्युलर से स्ट्रिक्ट इस्लामिक हो जाता है, वैसे पूरा नेशन भी सेक्युलर से प्रो इस्लामिक हो गया है। तो ये सारा इसका थीम है। तो आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट कोई भी वीडियो आपको चाहिए होगा, चाहे प्रोज, पोएम, ड्रामा, नॉवल, लिटरेरी थ्योरी, कुछ में भी हो, कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग जल्दी से जल्दी उसमें वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे